हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए ऊंचाई दूरी का एक महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर आप tan थीटा cot थीटा में फंसते होंगे, आज हम ऊंचाई दूरी को ऐसे प्रोसेस से हल करेंगे जो लगेगा ये छू मंतर हो गया आपके लिए। उम्मीद करते हैं ऐसा प्रोसेस आपने इधर उधर तो नहीं पढ़ा होगा। काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस से हम बनाएंगे ऊंचाई और दूरी को। और आप जानते हैं आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसमें त्रिकोणमिति कितने महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसी त्रिकोणमिति में यह हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी का एक पार्ट है जिसको हम आज एक नई अंदाज में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऊंचाई दूरी के किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए जो आप बेसिक आज तक बनाते हैं वो तो है ही, उसके अलावा अगर आप देखते ही उत्तर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये दो ट्रायंगल याद रखने होंगे। ऊंचाई दूरी में जो भी त्रिभुज बनेंगे वो समकोण त्रिभुज बनेंगे। तो समकोण त्रिभुज में ये तो हमेशा 90 डिग्री का होगा, तो उसके बाद या तो ये 60 होगा, तो कितना होगा, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, या फिर दोनों 45-45 होंगे। एक 60 होगा तो एक 30 होगा, या दूसरा क्या होगा, दोनों 45-45 होंगे। इसी टाइप का कोई केस बनेगा आपको। एक ऐसा त्रिभुज आपके पास आएगा जिसमें कोण 30 या 60 दिया होगा, 0 या 90 नहीं देगा आपको, 30 या 60 दिया होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि 30 के सामने वाला साइड को हमेशा एक मान लेते हैं अनुपात में। 30 के सामने वाला साइड को हमेशा एक माना जाता है रेशियो में, और 60 के सामने वाला साइड को हमेशा √3 माना जाता है रेशियो में। और इसको जब आप पाइथागोरस से निकालोगे तो इसका आंसर 2 आएगा। यानी जब एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास बने समकोण त्रिभुज में जिसमें एक कोण 30 हो और एक कोण 60 हो, तो उस त्रिभुज में आप फटाफट क्या करेंगे, 30 के सामने वाले को 1 मान लेंगे और 60 के सामने वाले को √3 मान लेंगे। और जब पाइथागोरस से आप निकालोगे तो लंब अगर √3 हो, आधार अगर 1 हो तो कर्ण आ जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, जब दोनों केस ऐसा आ जाए, कई बार यहाँ देख लीजिए, एक ऐसा केस आ जाए जिसमें ट्रायंगल का जो कोण है वो 45 दे दिया हो, 30-60 दिया ही नहीं हो, तो 45 के सामने भी आपको एक ही मानना है और 45 के सामने भी एक ही मानना है। इसमें जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √2। तो ये दो बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई ऊंचाई दूरी का सवाल हो तो आप जानते हैं कि बिना फोटो बनाए तो बेसिक से भी नहीं बनेगा। तो फोटो बनाते ही जैसे आप एंगल पता करेंगे आपको अंदाजा आ जाएगा कि 30-60 वाला है कि 45-45 वाला है। दो ही प्रकार के एंगल आपको किसी भी ऊंचाई दूरी में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 30-60 वाला त्रिभुज बने तो 30 के सामने वाले को आप 1 मान लेना, और 60 के सामने वाले को √3 मान लेना, और 90 के सामने वाले को फिर 2 मान लेना पाइथागोरस से। जब 45-45 वाला हो, 45-45 वाला डिग्री का कोण बन जाए तो 45 के सामने भी 1 और फिर 45 के सामने 1 और 90 के सामने आ जाएगा √2। अब हम इसको और डिटेल में इस सवाल के माध्यम से समझते हैं। बोला एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए, एक ये रहा दीवार और उसमें ये रहा सीढ़ी, और ये रहा आपका उसका जमीन। इसको क्या मानते हैं हम, इसको मान लिए हम सीढ़ी, और ये मान लिए पूरा खड़ा क्या है, दीवार। यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री। मैंने एकदम छोटा सा त्रिभुज इसीलिए बनाया क्योंकि इस फॉर्मूले में ये भी बहुत बड़ा त्रिभुज है, हमको कुछ करना ही नहीं है, बस हल्का सा 1√3 मानना है, आंसर आपके कदमों में हाजिर। तो यहाँ बोला है एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उन्नयन कोण आप जानते होंगे और अवनमन कोण जानते होंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल आप ये मान लो कि उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जब क्या हो, उन्नयन कोण जब आदमी नीचे हो वस्तु ऊपर हो, जब आदमी नीचे हो वस्तु ऊपर हो, यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं, और अगर उसमें जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर हो तो उन्नयन कोण बनेगा। ये रहा आपका क्षैतिज रेखा और ये रहा दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण उन्नयन कोण कहलाते हैं जब दृष्टि रेखा ऊपर हो, और जब क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण अवनमन कोण कहलाते हैं जब दृष्टि रेखा नीचे हो, क्षैतिज रेखा ऊपर हो। तो ये सब खैर बेसिक हम बाद में समझेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि कोण जो है उन्नयन कोण नीचे बनेगा 45 डिग्री। उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। इसका निचला सिरा जो है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन से 10 मीटर दूर पर है।
सीढ़ी का जो निचला सिरा है ये रहा जमीन, इससे 10 मीटर दीवार है ना ये, तो इससे 10 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें माने सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें मतलब क्या, सीढ़ी की लंबाई ही ज्ञात करिए। ये तो दीवार की ऊंचाई है, सीढ़ी की ऊंचाई पूछा मतलब सीढ़ी कितनी लंबी है वही पूछना चाह रहा है। अब आप हमको एक बात बताइए कि ये तो केस आ गया 45 वाला, यानी ये ट्रायंगल आ गया 45 यहां है, तो 45 ये भी होगा 45 होगा कि नहीं होगा। तो 45 के सामने हम 1 मानते हैं और ये भी 45 के सामने मानते हैं 1, और दोनों एक ही है, तो ये बन जाएगा √2। यानी हमारे हिसाब से अनुपात में तो सीढ़ी की लंबाई √2 आ रही है। हमारे हिसाब से अनुपात में सीढ़ी की लंबाई √2 आ रही है। अब देखो आप 1 बराबर क्या दिया हुआ है 10, 1 बराबर 10 तो √2 बराबर 10√2। 1 बराबर 10 है तो √2 को क्या करो आप 10 से गुना कर दो, लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 10√2। देखे कि नहीं, इसमें आप कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल फोटो बनाए और सीधा आपके कदमों में आंसर। एक और सवाल के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आइए सवाल नंबर दूसरा समझते हैं। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री है। देखिए हम ये थोड़ा बहुत मान के चलते हैं कि आपको बेसिक आता होगा, क्योंकि अब एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो मैथ आता ही होगा। अब ये पाद क्या है, ये अवनमन कोण है, ये हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे पाद मतलब होता है जड़, पैर वाला, फुट। पाद बोले या आधार बोले या जड़ बोले सब हो गया नीचे, शिखर बोले, चोटी बोले, शीर्ष बिंदु बोले सब ऊपर हो जाएगा। अवनमन कोण मतलब क्या, अवनमन कोण माने वस्तु नीचे हो, देखने वाला ऊपर हो। ऊपर से अगर आदमी नीचे की ओर देख रहा हो, या दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा आपको अवनमन कोण। कब, जब दृष्टि रेखा जो है नीचे हो और क्षैतिज रेखा ऊपर हो। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर, ये रहा आपका टावर, कितना ऊंचा है, ये है आपको 32√3 मीटर। इसको मैंने मान लिया क्या टावर, ये कितना है, ये हो गया आपको 32√3 मीटर, सॉरी ये हो गया 32√3 मीटर। अब अगर ये टावर है, अगर मैंने इसको टावर मान लिया तो ये हो जाएगा इसको शिखर या शीर्ष, या ये हो जाएगा आपको पाद बिंदु या जड़। तो अब यहां पे बोल रहा है कि शिखर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, इधर कितना है, ये तो रहा टावर। अब इधर एक इमारत है, मान लीजिए कि ये क्या इमारत है, मान लीजिए ये क्या इमारत है, दोनों जमीन पे है, दोनों जमीन पे ही तो होगा। अब ये हो गया आपको इमारत। अब सवाल बोल रहा है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष ये रहा, टावर के शीर्ष से इमारत के पाद, इमारत का जड़ ये रहा, तो यहां से इसको मिला दीजिए। टावर के शीर्ष से इमारत का जो पाद है उसका अवनमन कोण, आप जानते हैं अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, अवनमन कोण उस केस में बनता है, अवनमन कोण उस केस में बनता है जब क्या दृष्टि रेखा नीचे हो। तो ये रहा अवनमन कोण कितना 60। अवनमन कोण पे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, उसको आप क्या करेंगे उन्नयन कोण में बदल लेंगे, तो ये 60 आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब कहता है इमारत कितनी दूरी पर है, टावर से इमारत कितनी दूरी पर है। देखिए टावर ये रहा, इमारत ये रहा, मतलब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये कितनी दूरी पर है। तो आप देखिए जो दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 60 वाला मामला है, देखिए 60 का मामला है, तो 60 वाले के सामने कितना होता है √3 लिखा जाता है, 60 वाले के सामने √3 लिखा जाता है। ये 90 है, ये 60, तो बाकी होगा 30, तो बाकी क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यानी कुल मिला के √3 का मान दिया हुआ है और 1 का मान पूछ रहा है। हम कहते हैं कि टावर की ऊंचाई √3 है, लेकिन वो कहता है नहीं √3 नहीं है 32√3 है। तो हम कहेंगे ठीक है इसको काट लीजिए, 1 बराबर कितना आ गया 32 आ गया, और हमको एक ही पूछ रहा है, इमारत की दूरी पूछ रहा है जड़ से, टावर के जड़ से, तो लिखेंगे अतः इमारत की दूरी जो है वो 32 मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है 32 मीटर है। आपको लगता होगा कि ये प्रोसेस केवल हल्के हल्के सवाल में लगता है, नहीं, ये किसी भी सवाल में लग सकता है। आइए एक और सवाल के माध्यम से आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि 60-30 का मामला क्या है और 45-45 का मामला क्या है। ये साइन थीटा और टेन थीटा और 4-5 फार्मूला जो है
वो छोटका बटे बड़का वाला सब खत्म हो जाएगा। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए और किसी भी सवाल में लगा के आंसर को चुटकियों में लाइए। सवाल क्या बोल रहा है, एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहली बात तो एक टावर है, तो हम एक टावर बना लिए, मान लीजिए कि एक क्या है, टावर है। अब कहता है टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, ये इसको मैंने लाइन बना दिया, तभी तो भूमि हुआ ये। अब ये मान लिया कि भूमि पर स्थित कोई बिंदु है, क्या नाम है, बिंदु ए है। भूमि पर स्थित कोई बिंदु ए से, देखिए फिर से पढ़ते हैं, टावर ये रहा आपका टावर, टावर के शीर्ष ये रहा टावर का शीर्ष, ये रहा बिंदु ए, इसको मिला दिए। कहता है टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये रहा उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। कहता है टावर के पाद की ओर, पाद माने जर, टावर के पाद यानी टावर का जर, टावर का पाद माने टावर का जर, तो टावर के जर की ओर या पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु है। यहां से चलता है वो आदमी 20 मीटर, यहां से चलता है आदमी 20 मीटर, हम मान लिये वो यहां तक चला, बिंदु एक्स तक चला, यहां तक चला कितना, 20 मीटर चला, यहां तक वो कितना चला, 20 मीटर चला, यहां से यहां तक 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण जो 30 था वो 60 हो गया। आप जानते हैं कि पाद की ओर जाने पर यहां 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब जितना नजदीक जाएंगे उतना क्या होगा, अरे जितना दूर जाओगे उतना देखो ना फैलाव कम हो रहा है ना, तो कोण कम होगा। फैलाव दूर जाने पर कोण कम होगा, नजदीक आने पर कोण बढ़ेगा। ऐसा है, बदल कर 60 हो जाता है। तो बिंदु ए से टावर की दूरी ज्ञात करें। बिंदु ए से ये रहा आपका टावर, तो टावर की दूरी कुल मिला के वो क्या पूछ रहा है, ए से लेके मान लो ये एम है और ये एन है टावर, तो ए से लेके एन की दूरी पूछ रहा है। तो इतना तो आप जानते ही हो कि थोड़ा सा तो 20 दिया हुआ है, थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा उसमें, बस खेल खत्म। थोड़ा तो लंबाई दिया ही हुआ है। एक बार दोबारा सवाल पढ़ देते हैं। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित, ये रहा टावर एम एन, टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष एम है, उस एम पर स्थित, उससे यानी इस एम से भूमि पर स्थित, ये रहा पूरा भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से, बिंदु ए है, उसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर चलने पर, टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर एगो बिंदु है एक्स, वहां पर कोण हो गया 60। तो बोलो टावर का दूरी जो है ए से कितना है। इसको हम क्या करेंगे, अप्रोच। देखिए पहले 30 लिखा हुआ है, हम देखते हैं इस छोटे ट्रायंगल में, हम इस ट्रायंगल ए में देख रहे हैं, ये 60 है, तो आपको लिखाए थे कि 60 के सामने होता है √3, होता है कि नहीं होता है, ये आप याद कर लेंगे कि 60 के सामने होता है √3। अब अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये अगर 30 है तो बाकी ये कितना होगा, आप बोलोगे सॉरी ये 60 है तो बाकी ये कितना होगा, 30 होगा, और 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। अब बड़े वाले में देखो, आप देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में MNA में ये 30 है, तो 30 के सामने कितना होगा, 1 होगा। आपको पढ़ाया गया है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं 30 के सामने ये रहा आपका 1, इसको चौखुट्टा में बंद कर दिए ताकि हमको पता चलेगा कि ये बड़े वाले की बात कर रहे हैं। 30 के सामने हुआ 1, तो फिर ये पूरा कितना होगा बड़े वाले में, आप बोलोगे 60 होगा, आप बोलोगे ना 60 होगा। तो जब 30 के सामने होगा 1, तो फिर 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, यहाँ पे लिख रहे हैं। ये 60 के सामने कितना होगा, √3 होगा, 60 के सामने होगा √3। 30 बड़े वाले त्रिभुज में 30 के सामने 1 है जो डिब्बा में लिखा हुआ है, और 60 के सामने √3 है। इतने में एक विद्यार्थी बोलेगा सर ये तो गड़बड़ हो गया। हम बोलेंगे क्या गड़बड़ हो गया, तो m और n तो एक ही लंबाई है, m और n तो एक ही लंबाई है ना, लेकिन हमारे रेशियो के हिसाब से एक बार कह रहा है कि √3 है और एक बार कह रहा है कितना है, 1 है। यानी हम जब रेशियो निकाले तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ही टावर की लंबाई या जो भी है mn, उसकी लंबाई हमारे रेशियो द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है। एक बार बोला जा रहा है कि मेरे रेशियो में √3 होगा टावर, और एक बार कह रहा है कि 1 होगा, जबकि टावर तो एक ही है, तो ऐसा होना तो गलत है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, 1 कर लेंगे, या तो 1 को √3 बना लो या √3 को 1 बना लो। हम क्या कर रहे हैं, 1 को √3 बना रहे हैं, यानी डिब्बा वाले में क्या कर रहे हैं हम, √3 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ भी डिब्बा वाले में क्या करेंगे हम, यहाँ भी डिब्बा वाले में √3 से क्या कर रहे हैं हम, गुना कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो √3 गुने √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा।
√3 गुने √3 क्या बन गया 3, 3 बन गया ए से लेके एन तक, 3 क्या बन गया ए से लेके एन तक बन गया 3, और ये हो गया √3। देखिए अब दोनों त्रिभुज से टावर की ऊंचाई √3 ही बता रहा है। अब यहां आप ही बताइए कि ए से लेके एन तक तो 3 दिया हुआ है, ए से लेके एन तक दिया हुआ है 3, और एक्स से लेके एक्स से लेके एन तक दिया हुआ है 1, ए से लेके एन तक दिया हुआ है 3 रेशियो में, और एक्स से लेके एन तक दिया हुआ है 1। तो आप हमको बताइए ए से लेके एक्स तक कितना हो जाएगा रेशियो में, तो आप बोलेगा 2 हो जाएगा। 1 से लेके एक्स तक रेशियो में कितना हो जाएगा पूरा 3, इतना 1, बाकी घटा लो, 3 में से 1 गया तो 2। आप कह रहे हैं कि रेशियो में ए से लेके एक्स तक हो रहा है कितना, रेशियो में 1 से लेके ए से लेके एक्स तक हो रहा है रूट मतलब दशम क्या कहते हैं, रेशियो में हो रहा है ए से लेके एक्स तक दशम क्या बोलते हैं इसको, रेशियो में हो रहा है ए से लेके एक्स तक कितना 2 हो रहा है, जबकि वो अंकों में बोल रहा है 20 मीटर हो रहा है। तो 2 बराबर हो गया 20 मीटर, यानी 1 बराबर कितना हो गया 10 मीटर हो गया, 1 बराबर हो गया 10 मीटर। पूछ क्या रहा है, बिंदु ए से टावर की दूरी, बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी हो गई 3 है ना, बिंदु ए से टावर की दूरी 3 है, 1 बराबर 10 तो 3 बराबर 30, और सही इसका आंसर क्या है 30 मीटर ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये जो मतलब एडवांस अप्रोच जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको लगाकर काफी आनंद आया होगा। सच में एक्स वाई या फिर क्या कहते हैं टेन थीटा साइन थीटा से आपको मुक्ति मिल गई होगी। बिल्कुल बेसिक अप्रोच है, सीधा फिगर बनाइए और फटाफट एंगल के हिसाब से मान को पुट कीजिए और तुरंत आंसर निकालिए बिना किसी कंफ्यूजन के। कुछ लोग तो फार्मूला रटते रहते हैं, कितना फार्मूला रटेंगे आप, एग्जाम का इतना प्रेशर होता है कि आदमी अपना नाम खुद भूल जाता है और आप वहां पे फार्मूला रट रहे हैं। इसीलिए एक बेसिक अप्रोच को समझिए, जो कितना भी प्रेशर में रहेंगे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास आपको कुछ लाभ पहुंचा रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके अपने लोगों को अपने दोस्तों को बताएं और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है वहां पे शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और लोग अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके, ताकि हमको भी अच्छा मोटिवेशन फील होगा और हम भी नए नए सवाल नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो